नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। आज मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इससे पहले हरियाणा के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनके नाम हैं कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल। खास बात यह है कि खट्टर सरकार में मंत्री रहे और हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार अनिल विज को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। आज हमने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है और कल विधानसभा का 70 मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है और कल उसमें कितने लोगों का समर्थन जो है राज्यपाल जी को दिया गया जब आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया? 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है। कांग्रेस ने अपने 43 लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों की कई सीटें शामिल हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, जालौर से वैभव गहलोत और असम की जोरहाट सीट से गौरव गोगोई को टिकट मिला है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टम्टा उम्मीदवार हैं। आज 43 कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है। तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% SC, ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है। और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7% यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम हैं। केंद्र सरकार ने आखिरकार 4 साल बाद CAA को लागू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तेलंगाना की एक रैली में कहा है कि मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि CAA लेकर आएंगे और कांग्रेस इसका विरोध करती रही है। कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। बहुत बड़ा धक्का है इलेक्टोरल बॉन्ड। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, गैर संविधान के खिलाफ है। तो इस हेडलाइन से बचने के लिए, इस हेडलाइन को दबाने के लिए इन्होंने CAA की रूल्स की घोषणा की है। CAA को देश भर में आई प्रतिक्रिया, ये आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। यहाँ जस्ट मैं विजिट के लिए आई थी, लेकिन मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा कि यहाँ मैं भी शिफ्ट हो गई और मेरी पूरी फैमिली को भी यहाँ शिफ्ट करवाया है। और वहाँ पे जैसे हमारी मिनॉरिटी है और अदर्स की मेजॉरिटी है, तो वो हमें प्रेशराइज करते हैं रिलीजन चेंज करने के लिए। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ हर चीज़ कंफर्टेबल एंड वी आर हैप्पीली शिफ्टेड। मोदी जी ने 2014 तक दिया है और मैं 2015 में आई हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? सब वहाँ पे परेशान हैं, मैं भी परेशान होकर यहाँ पे आई हूँ। आप हाथ जोड़कर बेनती है आप मोदी जी से, उन सबको भी यहाँ बुलाइए। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशी हुई है कि जो 7 साल या 12 साल का प्रोसीजर कम हो गए, कम टाइम में, ताकि आने वाले बच्चों के लिए इनके लिए आधार कार्ड कोई चीज़ है तो वो चीज़ तो बन जाए, ताकि आने के लिए कुछ न कुछ भविष्य बच्चों का बना सकूँ उसके लिए। और क्या क्या मिल सकेंगी सुविधाएं आपको? सुविधा अब देखो, ये उजाला किया है, हर जो है जो सुविधा बाकी दे रही गवर्नमेंट सबके लिए हमें भी मिलेगा, खुश हैं।
उसमें जब हमारा कम खर्चा होगा, जो ये है वो है, उसके लिए बहुत धन्यवाद इनका। तो जब सीए लागू हो गया है तो क्या मन में चल रहा है या क्या बातें चल रही हैं? ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस ये है हम ये चाहते हैं जैसे कि कोई फैसला लिया जाए वो हिंदुस्तान के हित में लिया जाए, नुकसान ना हो किसी भी चीज़ का, किसी भी धर्म का, और ना किसी को ठेस पहुँचे। मोदी कोई भी फैसला ले वो ऐसा ले जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी भी धार्मिक चीज़ों को ना छुआ जाए, किसी को ठेस ना पहुँचे और देश तरक्की करे, बस। ठीक है, तो अब सीए लागू हो गया, उस समय लागू होने वाला था, अब लागू हो गया है। तो अब लागू की अगर आप बात करें तो लागू तो ये 2019 में ही हो चुका था, लेकिन उसे इस वक्त उसका नोटिफिकेशन और उसको अप्लाई करने की बात जो इस वक्त की जा रही है, इस बात पर मुद्दा है। अच्छा, मतलब 2019 में कानून पास हो गया है, उसको इसी समय उछालने की क्या जरूरत पड़ रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है तो वो अपना कोई ऐसा मुद्दा ले आते हैं जहाँ पे देश पोलराइज हो जाए। अगर कोई भी ऐसी बात आती है जहाँ पर देश को तोड़कर उनकी पावर में आ सकते हैं, तो वहीं पर वो कोई अपना ऐसा मुद्दा लाते हैं जहाँ पर देश को पोलराइज किया जाए, अपनी वोट बैंक्स को भरा जाए और वो फायदा उठा सकें। तो ये सीधे सीधे देश को पोलराइज करने की एक साजिश है, इलेक्टोरल बॉन्ड को दबाने की साजिश है, और अपना जो 2019 का काम हुआ था उसको आज लाकर वो क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये सबके सामने है, सबकी नजरों में। और सीए पर केंद्र का स्पष्टीकरण और आश्वासन कहीं आया है। इसमें कहा गया है भारत के अल्पसंख्यकों को डरने की ज़रूरत नहीं है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून से किसी की नागरिकता छीनने नहीं जा रही है। कानून से भारतीय मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं छीनेगा। ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। और गृह मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च की है जिस पर आप सीए के बाद नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। जल्दी ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रही है नीता शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रूल्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं। अब आप एक क्लिक ऑफ द बटन, क्योंकि एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो एक बहुत ही फ्रेंडली पोर्टल है जिसमें सारी जानकारियां दी गई हैं कि आपको किस तरह के दस्तावेज चाहिए और क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ज़रूरी है। तो बहुत ही फ्रेंडली पोर्टल है जहां पर आप क्लिक ऑफ द बटन दबाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सीए का बेनिफिट जो है यानी वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। उनमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है, क्योंकि यहाँ पे 6 शेड्यूल के तहत ये राज्यों में ट्राइबल एरियाज को काउंट किया जाता है। इसके अलावा इनर लाइन परमिट के जो एरियाज हैं वहां पर भी ये लागू नहीं होगा, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं। होम मिनिस्ट्री का कहना है कि ये पोर्टल इतना फ्रेंडली है कि जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे उतनी जल्दी वो स्क्रूटिनाइज होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे, फिर साथ में एम्पावर्ड कमेटी के लेवल पर होंगे। आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा जब आपको वो वेरीफाई कर रहे होंगे। अगर आप फिजिकली वेरीफाई करने के लिए वहां नहीं पहुंचेंगे तो एम्पावर्ड कमेटी के पास ये हक होगा कि वो आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर सकते हैं। बहरहाल ये कानून बहुत समय से लाने की कोशिश की जा रही थी। माना जा रहा है कि लगभग 80,000 के आसपास लोगों को इस कानून से फायदा होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चुनाव आयोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सौंप दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है, उसमें यह है कि 15 फरवरी और 11 मार्च 2024 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानते हुए स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा हमें आज दे दिया है। और जैसलमेर से खबर आई कि किस तरह शहर में लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। शहर के लक्ष्मीचंद सावल कॉलोनी के पास ये विमान क्रैश हो गया था। जैसलमेर में स्थित भील समाज के छात्रावास के ग्राउंड में गिरा। मौके पर आर्मी एयरफोर्स के अधिकारी पहुंचे, साथ ही नगर निगम, नगर परिषद, सेना की फायर ब्रिगेड भी थी और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस भीड़ को प्रयास किया। हाँ। और अब बात एनडीटीवी की खबर की असर का। हापुड़ मॉब लिंचिंग पर एनडीटीवी ने खुलासा किया था, जिसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को भेजा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हापुड़ जिले के पिलखोवा थाना क्षेत्रांतर्गत
ग्राम बझेड़ा में वर्ष 2018 में गौहत्या की झूठी अफवाह पर कासिम और उसके भाई समयदीन पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मॉब लिंचिंग में कासिम की मौत हो गई थी, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डेटा कलेक्शन का काम 18 मार्च से शुरू होगा। धारावी प्रोजेक्ट के सीईओ SVR श्रीनिवास से बात की हमारे सहयोगी सलोनी कोठारी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सर्वे कैसे होगा। जैसे कि सर्वे 18 मार्च से शुरू होने वाला है, अगर आप समझा पाएंगे कि पहले सर्वे में कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल होने वाला है और ये पूरा सर्वे प्रोसेस कैसे होने वाला है। हमने आज पब्लिक नोटिस पब्लिश किया है कि ये सर्वे शुरू होने वाला है 18 मार्च से, अगले हफ्ते। और ये हम सब जानते हैं ये 2 दशकों से ये पेंडिंग था। और अभी ये सर्वे के बारे में 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ। एक, हमारे टीम्स जाएंगे, हर एक घर को जाएंगे या लोगों से बात करेंगे, उनका फिंगरप्रिंटिंग्स लेंगे, राइट, बायोमेट्रिक सर्वे होगी है। और दूसरी चीज़ है कि उनसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी वगैरह। उसमें उनके पास फॉर एग्जांपल एक ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। ये 4-5 चीज़ें उसमें से वो ले सकते हैं और उनको वापस दिया जाएगा, उनको कॉपी करके। और उसके बाद फिर उसके साथ साथ उनका रेजिडेंस जो घर हैं, घरों का सर्वे होगा। और उसके साथ साथ उनका बिजनेसेस या दुकानें हैं, उनका भी सर्वे होगी। फैक्ट्रीज है तो उनका भी सर्वे होगी। कुछ कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि स्कूल्स हो सकते हैं उसमें, या हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, सबका सर्वेक्षण होगा। ये सर्वे हमारा इरादा है कि अराउंड 6 से 8 महीने के अंदर इसको पूरा करना चाहिए, ऐसा हमारा उम्मीद है। अभी देखते हैं क्या होता है। सर, डिजिटल धारावी जो बोला जा रहा है, अगर आप समझा सके कि ये ऑटोमेटेड वे में कैसे होने वाला है। हाँ, डिजिटल धारावी का फर्स्ट स्टेप होगी। एक्चुअली एक स्मार्ट सिटी बनाने का भी इसमें एक कोशिश होगी। और एज अ पार्ट ऑफ दैट हम लोग डिजिटल धारावी करेंगे, सर्वेक्षण से शुरू करेंगे, सर्वे से। और सर्वे में एक मोबाइल सर्वे होगी, मोबाइल बेस्ड या ऐप बेस्ड सर्वे होगी। सो आपको जो डाटा लिया जाएगा उसमें फीड करेंगे, फीड करके फिर वो सेंट्रल सर्वर में ट्रांसफ़र होगी। और हमारे ऑफिसर्स को भी बैठे बैठे देख सकते हैं उधर क्या चल रहा है और हर दिन कितना सर्वे होगी, वो डाटा हम अपने पास मिल जाएगी। जो मैं मानता हूँ कि ये पूरा टाउन प्लानिंग में, सिटी प्लानिंग में, धारावी का प्लानिंग में काफ़ी फ़ायदा होगा, और लोगों के लिए भी और सरकार को भी। अगर लोगों को पता चलेगा कि उनका स्टेटस क्या है, हर एक खुद का स्टेटस क्या है, और इधर भी पता चलेगा कि स्पीड कैसा चल रहा है, क्वालिटी कैसा है। सो ये फर्स्ट स्टेप है। सो ऐसा करने का हमारा इरादा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम, धन्यवाद।